नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हमारे हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक अर्ली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं। हम आज के इस विषय में कैसे ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट मराठा एंड वर एबल टू मेक कॉन्क्वेस्ट ओवर देयर टेरिटरीज ये जानेंगे। इसमें हम काफी सारे विषय जो है वो कवर करेंगे, जैसे कैसे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग उभरती हुई पावर बने, हिंदुस्तान में एक बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हासिल कर लिया मराठाओं ने, तो उनके राइज के रीजंस हम समझेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि जब मुगल्स वर ऑन अ वर्ज ऑफ डिक्लाइन, उस समय पर मराठास वर ऑन अ वर्ज ऑफ राइज, बट स्टिल ब्रिटिश कहां से आ गए और ब्रिटिश कैसे उनको डिफीट करने में सफल हुए, तो ये भी हमें देखना है कि जब राइज करना चाहिए था मराठास को, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट मराठास एंड टुक द डोमिनेंट पोजीशन इन इंडिया, तो ये सब हम देखेंगे। साथ ही में तीन मराठा और अंग्रेजों के बीच में तीन लड़ाइयां हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुई साल 1775 से 82, देन सेकेंड 1802 टू 1805 एंड थर्ड 1817 टू 1818। हम तीनों इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही में उन तीनों के जो है वो क्या सिग्निफिकेंसेस और आउटकम्स रहे वो सब देखेंगे, और इन एंग्लो मराठा वॉर्स का आउटकम क्या था और क्या फ्यूचर इंपैक्ट रहा, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इंक्लूसिव तरीके से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर मराठास पढ़ेंगे। चले शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। शुरू करने से पहले बता दूं, जो स्टूडेंट्स हमारी प्रतिबद्ध सीरीज से लगातार जुड़े हुए हैं, हम यहां पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 हम सबकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री सेक्शन जो है वो आपको पढ़ा रहा हूं। जीएस 1 से संबंधित विषय हम आपके साथ कवर कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स जिससे सीधा यूपीएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं सवाल, हम वैसे इश्यूज एड्रेस करेंगे alongside studying एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हम एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो आप ये कह लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट एंगल्स पर सवाल पूछे जा सकते हैं वो कवर कर लेंगे आज के इस टॉपिक के साथ। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको इस मैप को समझ लेना चाहिए। ये मैप जो है ना, यहां पर ये मैप 1750s का मैप है। 1750 के दशक का ये मैप उस समय पर दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान तक, दे वर कंट्रोल्ड बाय मराठास, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो सीधा उनके उन पे कब्जे थे, या फिर उनके जो रूलर्स थे उनको मजबूर कर दिया था कि टैक्सेस में से एक हिस्सा वो भेजें किसको, मराठाओं को। इस समय पर मराठा ऐसी पोजीशन में थे जहां गिरते हुए मुगल एम्पायर को वो चैलेंज करने की सिचुएशन में थे। औरंगजेब की डेथ हुई थी साल 1707 में। उसके बाद से लगातार मुगलों की पोजीशन कमजोर हुई थी, मुगलों के जो डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई थी। उनके खुद के नवाब और निजाम उन्हें टैक्सेस नहीं देते थे और इंडिपेंडेंट होने लगे थे। साथ ही में सिख, जाट और दक्षिण में मैसूर जैसी ताकतें भी बहुत पावरफुल हो गई थी। मैसूर के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और कैसे जो है वो मैसूर एक पावरफुल स्टेट बन के उभरा हैदर अली के अंडर, लेकिन पर वो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनके आगे सकम कर गया या कमजोर पड़ गया। ठीक है, आज हम मराठाओं के बारे में देखेंगे कि मराठास तो शायद उनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि जब मुगल्स वर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, दे वर हैविंग डोमिनेंट पोजीशन एंड दे वर हैविंग मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया in central India, East India and northwestern parts of India, and western India also. But suddenly British arrived in the scene and British defeated Marathas. तो ये सब कैसे हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बता दूं। मैं इवेंट्स डिस्कस करूंगा 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में हुई, लेकिन उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज अ इवेंट जिसमें
अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पे हमला करने का प्लान बनाया, बट क्योंकि मराठा उस समय पर नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया के रूलर्स से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, चौथ और सरदेशमुखी, और एक प्रॉमिस उन्होंने सबसे किया था कि इफ देयर इज एन अटैक ऑन इंडियन टेरिटरीज तो वो जाके सबकी सुरक्षा करेंगे क्योंकि वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस वादे पर मराठा अड़े थे और मराठा इसी वादे को पूरा करने के लिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जाके लड़ते हैं। ऑल्दो उनके खुद की कुछ इश्यूज थे, उन्होंने इन रूलर्स को जिनको जो उनको टैक्सेस देते थे उनको नाराज भी कर दिया था, अपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके थे जो उनके टैक्स कलेक्शन के, उसकी वजह से, और इसी वजह से बहुत सारे रूलर्स नाराज थे। अहमद शाह अब्दाली जब आता है तो मोस्ट ऑफ द रूलर्स फ्रॉम इंडिया टुक साइड ऑफ अब्दाली, ठीक है, खास तौर पे मुस्लिम रूलर्स, रोहिलखंड के, दिल्ली के मुगल बादशाह, ये सब उनकी तरफदारी करते हैं क्योंकि मराठा उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। जो हिंदू रूलर्स थे उन्होंने भी ये समझ लिया कि क्योंकि वो टैक्सेस पे कर चुके हैं तो मराठाओं को फौजी मदद और राशन की मदद वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मराठाओं ने उन्हें कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया था। नतीजा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले जो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हुई थी उसकी वजह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की हार। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रही थी तो मराठाओं के जो लीडर थे, जो या उनके जो पेशवा थे, पेशवा जो डिफेक्टो हेड बन चुके थे मराठाओं के साल 1760 तक, वो थे बालाजी बाजीराव। उनका नाम था बालाजी बाजीराव। आप बालाजी बाजीराव कह सकते हैं इन्हें, या फिर इन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, नाना साहेब वन, जो बेटे थे किसके, बाजीराव पेशवा फर्स्ट के। बाजीराव के समय में मराठास ने बहुत ताकत हासिल की थी। बाजीराव की जब 1740 में डेथ हुई तो उसके बाद उनका बेटा पेशवा बना नाना साहेब या बालाजी बाजीराव। ये अपने फादर की तरह कैरिज्मेटिक तो नहीं थे लेकिन डिप्लोमेसी ठीक ठाक जानते थे, लेकिन इनसे फिर भी कुछ गलतियां हुई। जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने अपने सबसे काबिल जनरल अपने छोटे भाई राघोबा को नहीं भेजा था। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अपने भाई को निजाम से लड़ने भेज दिया, क्योंकि शायद लोगों को ऐसा लगने लगा था कि राघोबा इज द वन हु डिजर्व्स द थ्रोन या हु डिजर्व्स द सीट ऑफ पेशवा। तो इसीलिए राघोबा से कुछ थ्रेटन फील कर रहे थे कौन, उस समय के पेशवा बालाजी बाजीराव या नाना साहेब। उन्होंने भेजा किसको, अ बंच ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड पीपल। सदाशिव राव, ये देखो ये सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सदाशिव राव जो उनके चाचा के बेटे थे, सदाशिव राव नाना साहेब के चाचा के बेटे थे, यानी नाना साहेब के फादर बाजीराव और बाजीराव के ब्रदर चीमाजी अप्पा के बेटे थे सदाशिव राव। इनको इस फौज का कमांडर बना के भेजा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और साथ में नाना साहेब ने अपने सौतेले भाई शमशेर बहादुर को भी भेजा था मदद के लिए। शमशेर बहादुर नाना साहेब की जो सौतेली मां थी, जो थी बाजीराव की जो दूसरी वाइफ थी मस्तानी बाई, उनसे पैदा हुए थे, और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के नाती भी थे। यानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी की शादी, मस्तानी की शादी बाजीराव से की थी, और बाजीराव की दो वाइफ्स थी, उनमें से एक वाइफ काशीबाई से पैदा हुए थे नाना साहेब और राघोबा, और उनकी जो बाजीराव की जो दूसरी वाइफ थी मस्तानी, उससे पैदा हुआ था ये शमशेर बहादुर। यानी ये तो दोनों रियल ब्रदर्स हैं और इनका सौतेला भाई हो गया शमशेर बहादुर, ठीक है। तो शमशेर बहादुर साथ में सदाशिव राव भाऊ, ये दोनों को भेजा गया, साथ में इन दोनों के एक व्यक्ति को और भेजा गया साथ में। नाना साहेब ने अपने एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा विश्वास राव को भी इस लड़ाई में भेजा,
और ये जानबूझ के एक पॉलिटिक्स के तहत किया गया था कि लड़ाई लड़ेंगे सदाशिवराव और शमशेर बहादुर, और क्रेडिट बाद में देंगे हम सबसे बड़े बेटे विश्वासराव को, तो इसलिए भेजा गया। लेकिन ये नहीं कहीं पर भी अज्यूम किया गया था कि मराठाओं की इस लड़ाई में हार हो जाएगी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की जो राइजिंग फोर्स थी, जो एक डोमिनेंट फोर्स थे हिंदुस्तान में, अभी तक ऑलमोस्ट इनविंसिबल चल रहे थे, उन्होंने जब अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई लड़ी तो इंडियन छोटे छोटे रूलर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, और नतीजा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार, और ये सदाशिवराव भाऊ इस लड़ाई में मारे गए, विश्वासराव वॉज किल्ड, शमशेर बहादुर वॉज किल्ड, और ये बड़ा ही शॉकिंग था किसके लिए? नाना साहब के लिए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार भी हुई और बड़ी संख्या में उनकी फौज मार काट दी गई, जिसमें ये तीनों जो भी लड़ने गए थे वो सब मारे गए। अब जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार चुके हैं, अब ये जो थे नाना साहब, इनकी तबीयत खराब रहने लगी, वो अपने आप को हार के लिए दोषी मानने लगे, उनको लगा कि मैं बहुत सारे लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, और कुछ महीनों बाद उनकी डेथ हो गई जून 1761 में। जनवरी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसमें मराठाओं की हार हुई, और जून तक आते आते इनकी भी डेथ हो गई थी। अब पेशवा की गद्दी खाली थी, अब पेशवा की गद्दी पे कौन बैठे? तब सिर्फ एक ही बचा था कोई उनकी फैमिली से, तो उनका एक छोटा भाई था राघोबा, जिसको थ्रोन मिलना चाहिए था। लेकिन यहीं से सारा डिस्प्यूट शुरू होता है। अब इस डिस्प्यूट को समझेंगे, ये देखो राघोबा, और राघोबा चाहते थे, राघोबा या रघुनाथ राव, ये चाहते थे पेशवा बनना, बट पेशवा बनाया गया नाना साहब के दूसरे बेटे माधवराव, दूसरा बेटा। उनका सबसे बड़ा बेटा तो युद्ध में लड़ने के लिए गया था, जो वहां लड़ते हुए मारा गया। तो माधवराव वन को पेशवा बनाया गया। माधवराव पेशवा 1761 में पेशवा बने और 1772 तक पेशवा रहे। ही वॉज अ वेरी केपेबल पर्सन, बड़े स्ट्रॉन्ग पेशवा थे। मराठाओं की जो पोजीशन 1761 के बाद बिगड़ जानी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि मराठाओं को एक बहुत बड़ी हार मिली थी, लेकिन हीरोइकली माधवराव वन ने उस पोजीशन को वापस से रिस्टोर कर दिया अगले कुछ सालों में। लेकिन किस्मत ऐसी कि सब मराठाओं को वापस ताकतवर बनाने के बाद 1772 में माधवराव वन एक बीमारी का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई। अब नाना साहेब का पहला बेटा विश्वासराव वॉर में ही डाइड, एंड सेकंड सन जो था वो बीमारी से उसकी डेथ हो गई आफ्टर बीइंग पेशवा फॉर गुड 9 ईयर्स और 10 ईयर्स। उसके बाद फिर उनके तीसरे बेटे माधवराव को नारायण राव को गद्दी दी गई। नारायण राव वैसे तो 19 साल का था, लेकिन उसका दिमाग एक बहुत ही छोटे बच्चे जैसा था, वो बहुत ही इमेच्योर था। ऐसे में रघुनाथ राव, जिनको बार बार इग्नोर किया गया था, रघुनाथ राव जब पेशवा बनाए जाने चाहिए थे तो यंग माधवराव को पेशवा बना दिया गया। अब उन्हें लगा, अब जब माधवराव की डेथ हुई तो उन्हें लगा अब शायद उन्हें पेशवा बनने का मौका मिले, लेकिन फिर से सबसे छोटा बेटा नाना साहेब का नारायण राव इसको बीच में ले आया गया। अब इनको पेशवा बनाया गया, बट दिस टाइम अभी भी प्रॉब्लम थी। देन रघुनाथ राव ने एक साजिश बनाई और उन्होंने साजिश रच के जो पेशवा की गद्दी में बिठाए गए थे नारायण राव, इनकी हत्या करवा दी और देन वो पेशवा की गद्दी पे बैठ तो गए। लेकिन कुछ दिनों में जो एक इंक्वायरी टीम बनाई गई थी उसने ये खुलासा कर दिया कि रघुनाथ राव कातिल थे, और रघुनाथ राव को फिर सारे मराठा सरदार जो है, वो जितने भी मराठा अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड थे, उनके अलग अलग सरदार थे, जैसे ग्वालियर में, इंदौर में, बड़ौदा में, सब वो सारे इकट्ठे हुए और देन फिर उनकी मीटिंग हुई और फिर वहां पर यह तय हुआ कि रघुनाथ राव कैन नॉट बी पेशवा फॉर एनी लॉन्गर। रघुनाथ राव सिर्फ 1 महीना ही पेशवा रह पाए थे और उसके बाद उनसे पेशवा की गद्दी छीन ली गई। और इस नारायण राव का एक जीवित बेटा था 3 साल या 4 साल का, तब माधवराव नारायण, इनको पेशवा बना दिया गया विद हिज केयर टेकर नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को केयर टेकर बना के माधवराव नारायण को पेशवा बना दिया। अब यहां से डिस्प्यूट शुरू होता है, ठीक है, यहां से डिस्प्यूट शुरू होता है और यहीं से
आगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के लिए बेस बनता है। अब हुआ क्या कि ये जो अभी मैंने आपको बताया रघुनाथ राव देन उन्होंने रुख किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं के इंटरनल डिस्प्यूट में एंटर कर गई। इन रघुनाथ राव ने जाके मराठाओं के अंग्रेजों के बॉम्बे के गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें कन्विंस किया और उनके साथ एक ट्रीटी की कि भाई पेशवा बनना चाहते हैं रघुनाथ राव और ब्रिटिश विल हेल्प हिम टू गेट द थ्रोन ऑफ पेशवा, तो वो ब्रिटिश उसकी मदद करेंगे। तो इसीलिए उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बोला जाता है इट स्टार्टेड विद द ट्रीटी एंड एंडेड ऑन अ ट्रीटी। शुरू हुई थी एक ट्रीटी पे, खत्म हुई एक ट्रीटी पे। सूरत की संधि से एक लड़ाई शुरू हुई थी, सालबाई की संधि पे जाके खत्म हुई। सूरत की संधि में यह डिसाइड हुआ कि 25,000 की फौज देंगे अंग्रेज, ब्रिटिश देंगे किसको, रघुनाथ राव को, और रघुनाथ राव बदले में कई सारे पोर्ट का एक्सेस देगा किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मदद के लिए तैयार थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर एक मौका भी दिख रहा था इंटरनल डिस्प्यूट में शामिल हो जाने का। अब ट्रीटी ऑफ सूरत हुई। यह जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी यह हुई बॉम्बे के गवर्नर ऑफ बॉम्बे और रघुनाथ राव के बीच में, ठीक है, ताकि रघुनाथ राव को पेशवाई मिल सके। बट जितने सारे मराठा सरदार थे उनका एक ग्रुप था, कॉन्फेडरेसी थी जिसे 12 भाई कहा जाता था। 12 भाई यानी कि 12 अलग अलग रीजन्स के मराठा सरदार, उन सबके यूनियन को 12 भाई कहा गया। यहां पर बैटल ऑफ अडास लड़ी गई गवर्नर ऑफ बॉम्बे और वर्सेस सामने जो थे उनके लड़ने के लिए वो थे 12 भाई। 12 भाई मराठाओं की वो कॉन्फेडरेसी, वो उनके सामने थी लड़ने के लिए। बट इस बैटल का नतीजा जो है वो न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल मतलब कोई जो है इसमें विक्टर निकल के सामने नहीं आया। इससे पहले लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म होने के पीछे भी ब्रिटिश ही थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय पे, जिन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाई गई थी। उसके तहत बंगाल के गवर्नर विल नाउ बी कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपनी पावर यूज करके बॉम्बे के गवर्नर से ये पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो यहां पर किसी भी इंडियन रूलर के साथ कोई ट्रीटी करने वाले, तो आपकी ट्रीटी ऑफ सूरत इज इनवैलिड, इसको सही नहीं माना जा सकता। और आई कंसीडर कि भाई 12 भाई जो है 12 मराठा सरदार वो सही हैं और उन्होंने जिसको पेशवा चुना है ही इज राइटफुल सक्सेसर, तो उन्हीं को गद्दी पे बैठाया जाना चाहिए। अब ये कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो ट्रीटी हुई ये किस किस के बीच में हुई, गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और साथ में उनकी जो ट्रीटी करने वाले थे 12 भाई, उनके साथ ट्रीटी हुई और उनके क्लेम को उन्होंने सही माना। बट बॉम्बे का गवर्नर इस पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पर एक चीज हो रही थी कि अमेरिका वॉज ऑन वर्ज ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में एक वॉर चल रही थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारा ध्यान जो है वो अमेरिका की लड़ाई की तरफ था। ऐसे में इंडिया में प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं भेजे गए और इसके चलते बॉम्बे के गवर्नर ने यह कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही माइट हैव द रैंक ऑफ गवर्नर जनरल, बट मेरे पास जो सर्कुलर है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि ही इज माय बॉस। आई हैव टू गिव माय रिपोर्ट्स, आई हैव टू सबमिट माय रिपोर्ट्स टू हिम, बट ही इज नॉट माय बॉस, ऐसा मेरे सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा। और इसने जो अपनी जो ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, उसको वैलिड माना और उसी पर कंटिन्यू करने का फैसला किया। तो बैटल ऑफ तालेगांव फिर से हुई गवर्नर ऑफ बॉम्बे वर्सेस 12 भाई के बीच में। फिर से राघोबा के सपोर्ट में उसने वॉर शुरू कर दी। तालेगांव की लड़ाई में ब्रिटिश वर डिफीटेड,
मराठाओं ने पानी में जहर मिलाया था और जहां पर ब्रिटिश फौज थी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने सरेंडर किया और वो हारे। उसके बाद दे वर फोर्स्ड टू डू अ ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, तो ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू डू अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वडगांव। कुछ समय तक छोटे मोटे डिस्प्यूट स्कर्मिशेस चली, लेकिन आखिरकार 1782 में ब्रिटिश अग्रीड फॉर 12 भाई क्लेम, और उन्होंने 12 भाई के क्लेम को मान लिया और फाइनली ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। इससे ये लड़ाई खत्म हुई। रघुनाथ राव का साथ ब्रिटिश ने छोड़ दिया और 12 भाई का जो क्लेम था, जिसके तहत पेशवा बनाया जाना चाहिए था किसको, माधवराव नारायण को, उनको उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया और माधवराव नारायण पेशवा बने और उनके केयर टेकर बने नाना फडणवीस। इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म। लेकिन कहानी आगे चलते, अब हम इवेंट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805। अब ये दूसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है, इसका इंपैक्ट भी बड़ा लॉन्ग टर्म रहा। अभी हम ये देख लेते हैं कि इस लड़ाई से पहले जो दूसरी एंग्लो मराठा वॉर थी, उससे पहले हुआ क्या क्या। इससे पहले यह हुआ कि जो ये पेशवा थे, यंग पेशवा, ये 1774 में गद्दी पे बैठे, तब 3-4 साल की उम्र थी, और 20 साल आगे बीत गए, 1795 आ गया और वो पेशवा की गद्दी पे। लेकिन उन्हें लगता है कि भाई जो उनका केयर टेकर है वो उन पे कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती करता है। उनके केयर टेकर नाना फडणवीस की ज्यादा चलती है और पेशवा की गद्दी पे होते हुए भी पेशवा माधवराव नारायण इतने पावरफुल नहीं है। उनको हमेशा एक फाइटर की तरह रहने के लिए कहा जाता था। जब भी वो खेल कूद या मस्ती करते तो उनको डांटा झिड़का जाता। इस सबसे तंग आके माधवराव नारायण ने 1795 में सुसाइड कमिट कर लिया। अब इसके पीछे एक साजिश भी बोली जाती है, लेकिन ऑल्दो अब पेशवा नहीं रहे पेशवा माधवराव नारायण, यानी कि अब पेशवा माधवराव नारायण नहीं थे, तो अब उनकी जगह पर पेशवा कौन बनेगा। अब मराठाओं में रघुनाथ राव, क्योंकि नाना साहेब जो थे उनकी फैमिली के उनके सारे बच्चे मारे गए थे, उनके भी जो सक्सेसर हो सकते थे पेशवा माधवराव नारायण, वो भी नहीं रहे। तो फिर अब पेशवा किसको बनाया जाए, तो रघुनाथ राव भी अब नहीं रहे थे, लेकिन रघुनाथ राव का एक बेटा जीवित था जिसका नाम था बाजीराव पेशवा सेकंड। अब ये बाजीराव पेशवा सेकंड को गद्दी पे बिठाया गया अगला पेशवा बना के, लेकिन इनके भी केयर टेकर बना दिए गए कौन, वही नाना फडणवीस, उनके भी केयर टेकर बना दिए गए साल 1796 में। तो यहां पर देखो 1796 वो साल जब पेशवा कौन, बाजीराव पेशवा सेकंड। अब ये यंग लड़का गद्दी पे बैठा और फिर से केयर टेकर नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल और ग्रे माना जाता है। उन्होंने बहुत प्रेशर में रखा यंग पेशवा माधवराव नारायण को, लेकिन उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद वो केयर टेकर बने रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव पेशवा सेकंड के। बाजीराव सेकंड के जब वो केयर टेकर थे, साल 1800 तक वो उनके केयर टेकर रहे, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब जैसे ही उनकी डेथ हुई, अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। नाना फडणवीस की डेथ जो थी उसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया। मराठाओं में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। मराठाओं में अब 12 की बजाय 5 स्ट्रॉन्ग मराठा सरदार ही बचे थे, जिसमें बड़ौदा के आनंदराव गायकवाड़, नागपुर में राघोजी भोसले, पूना में बाजीराव पेशवा सेकंड थे, ग्वालियर में दौलतराव सिंधिया और इंदौर में यशवंतराव होलकर। ये थे 5 मराठा सरदार। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आनंदराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के जो नए नए रूलर बने थे, मराठाओं के सरदार, लेकिन ये बहुत यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, तो इनको ये उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए। दूसरे थे नागपुर के राघोजी भोसले, जो बहुत समझदार थे, जिन्होंने हर कोशिश की कि मराठा सरदार आपस में ना लड़े। लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की डेथ हुई थी, जो हर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेते थे, उसके बाद ये बाकी के 3 आपस में लड़ना शुरू कर देते। बाकी के 3 कौन, पूना में बैठे बाजीराव पेशवा सेकंड, ग्वालियर में बैठे दौलतराव सिंधिया
और इंदौर में बैठे यशवंतराव होलकर। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आप इस मैप पे देखोगे तो इस पे आपको समझ आएगा। इस मैप में आप देख सकते हो कि पेशवा के कंट्रोल में ये टेरिटरी थी, गायकवाड़ के कंट्रोल में ये, होलकर के कंट्रोल में ये, और सिंधिया के कंट्रोल में ये, और भोसले के कंट्रोल में ये। अब ऐसे में जैसे जैसे होलकर का प्रभाव बढ़ रहा था, उससे उनके नॉर्थ में सिंधिया और पेशवा दोनों ही प्रॉब्लम इनको हो रही थी। दोनों को लग रहा था कि होलकर इज बिकमिंग टू मच पावरफुल, होलकर बन भी रहा था पावरफुल, इसीलिए दोनों को प्रॉब्लम हुई, और दोनों की दोस्ती भी अच्छी थी। तो पूना में बैठे दौलत बाजीराव पेशवा और ग्वालियर में दौलतराव सिंधिया ने एक अलायंस बना लिया, और दोनों ने वॉर डिक्लेयर किया इंदौर के यशवंतराव होलकर पे। लेकिन होलकर उनकी धमकियों से डरे नहीं, होलकर ने उल्टा अटैक किया और उसने जाके पूना पे भयंकर हमला कर दिया, जहां जो कंबाइंड फोर्स थी पूना और ग्वालियर की, बाजीराव पेशवा सेकंड की और दौलतराव सिंधिया की, वो दोनों को उसने अकेले डिफीट कर दिया। ठीक है, तो उसने अकेले डिफीट कर दिया दोनों को हराया बैटल ऑफ पूना में। पूना की इस लड़ाई में, पूना पे जब हमला किया तो उन्होंने दोनों को हरा दिया, और ये पूना की बैटल जो हुई वो थी साल 1802 में। यही पूना की बैटल रीजन बनी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। अब आप कहोगे सर अंग्रेजों की क्या इन्वॉल्वमेंट, ये तो मराठाओं का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। तो अब इसको मैं समझा देता हूं आपको ऐसे। देखिए, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर अगर देखें, वॉर से पहले, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में वॉर से पहले 1802 में पूना की लड़ाई हुई थी, जिसमें होलकर की फौज ने, होलकर की अकेली फौज ने पेशवा और सिंधिया के अलायंस को डिफीट कर दिया, और पूना बस वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय होलकर। बस एक क्षण में अब थोड़ा और ताकत लगाता तो पूना पे कब्जा कर लेता। लेकिन यहां पर पूना को बचाने के लिए पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक काम किया। अब क्योंकि वो बेटा किसका था, बाजीराव पेशवा सेकंड का, तो ही वेंट टू ब्रिटिश फॉर एन अलायंस, और वो अलायंस हो गया, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी हुई, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन 1802, जिसके जरिए मराठास के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर पूरा एक तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया। किसने? ब्रिटिश ने। कैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली उनके डिसीजन मेकिंग पे। कैसे? क्योंकि जब पेशवा बाजीराव सेकंड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और पूना उनसे छिनने वाला था, और पूना एक सिंबल भी था पेशवाओं की ताकत का, और मराठा कॉन्फेडरेसी में पेशवा वाज द सुप्रीम लीडर्स। पेशवा का हारना मतलब उनसे ताकत छीनने का मतलब था, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी। तो ब्रिटिश ने एक शर्त पे मदद की कि अगर हम आपको अपनी फौज ऑफर करेंगे और आपकी फौज की मदद करेंगे, तो उसके बदले में आपको जो है वो अपनी जो फौजें हैं उन्हें डिसमेंटल करके हमारी फौज को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और ये एक शर्त थी जो थी वो एप्लीकेबल होगी सारे मराठा सरदारों पे। ठीक है, अब ये जैसे ये बात हुई तो इससे सारे मराठा सरदार जो है वो अचानक से नाराज हो गए कि ऐसे कैसे कोई अलायंस कर सकते हैं। कौन? पेशवा बाजीराव सेकंड। और उन्होंने अंग्रेजों के अंडर रहना या उनकी फौज को अपने यहां पर रखवाने वाली जो शर्त थी वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। एंड दिस लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805। अब यहां पर तीन लड़ाइयां हुई। बैटल ऑफ असाय 1803, बैटल ऑफ दिल्ली सितंबर 1803, और बैटल ऑफ लसवारी नवंबर 1803। असाय की लड़ाई में भोसले was defeated। बैटल ऑफ दिल्ली में सिंधिया was defeated। बैटल ऑफ लसवारी में होलकर ये कह लो कि होलकर
आप ये कह सकते हैं कि होलकर के ऊपर अंग्रेजों ने हमला तो किया, बट होलकर वॉज नॉट डिसाइसिवली डिफीटेड। बट होलकर ने आगे 2 साल तक लड़ाई जारी रखी विद टेक्निक ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। तो ये लड़ाई डिसाइसिव नहीं थी, बाकी दोनों डिसाइसिव थी। और इसमें भोसले असाई की लड़ाई के बाद पूरे तरीके से हार गए थे। दिल्ली की लड़ाई के बाद सिंधिया वाज फाइनली डिफीटेड और उनको भी अंग्रेजों के आगे हार माननी पड़ी और उनकी शर्तें माननी पड़ी। बट लसवारी की लड़ाई के बाद होलकर डिसाइसिवली डिफीटेड नहीं थे, ठीक है। होलकर वॉज नॉट डिसाइसिवली डिफीटेड, मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है। और 2 साल तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसके बाद क्योंकि लड़ाइयां ये दोनों सितंबर 1803 में हुई थी और इसके बाद दोनों भोसले और सिंधिया को एक एक ट्रीटी करनी पड़ी। भोसले को जो ट्रीटी करनी पड़ी दैट वाज ट्रीटी ऑफ देवगांव। ये क्यों हुई? क्योंकि एक्चुअली जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी 1802 में, तो पेशवा के ऊपर शर्त रखी गई थी कि आपको जो है वो हमारी फौज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और बाकी के मराठा सरदारों को भी जो है हमारी जो फौज है उसे एक्सेप्ट करना होगा और अपनी फौज को डिसमेंटल करना होगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी भी हमारे हवाले करनी होगी। लेकिन भोसले रेजिस्टेड टू इट और उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है। वो लड़ाई अभी मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ असाई थी। और असाई की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि फाइनली भोसले वाज फोर्स्ड टू डू अ ट्रीटी कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, ठीक है। तो यही ट्रीटी थी जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ देवगांव। इसमें भोसले रूलर हैड टू सीड द टेरिटरीज ऑफ बालासोर एंड कटक टू ब्रिटिश। तो बालासोर और कटक उनको अंग्रेजों को देना पड़ा और वारधा नदी के वेस्ट के इलाके भी उन्हें अंग्रेजों को देने पड़े। और जो मेन शर्त थी कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट और एक ब्रिटिश फौज नागपुर जो आपकी कैपिटल है वहां पे रहेंगे परमानेंटली, तो ये भी उन्हें अग्री करना पड़ा। तो दिस वाज अ सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ देवगांव। उसी के साथ दिल्ली की लड़ाई का भी अंत हो गया था और दिल्ली की लड़ाई हारने के बाद ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव करनी पड़ी सिंधिया को दिसंबर 1803 में। दोनों दिसंबर 1803 में हुई ट्रीटीज है। सिंधिया को भी भोसले की तरह गंगा और यमुना के बीच के रीजन्स को अंग्रेजों को देना पड़ा और ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ा ग्वालियर में, ठीक है। तो ग्वालियर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर और एक फौज रखनी पड़ गई क्योंकि सेम शर्त रखी गई थी जैसी देवगांव में भोसले पर वैसी ही सुरजी अर्जन गांव में सिंधिया पर। बट जो तीसरा जनरल था जिसने हार नहीं मानी थी वो था यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर ऑल्दो ब्रिटिश डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ लसवारी, पर ही वाज नॉट डिसाइसिवली डिफीटेड। लसवारी की लड़ाई नवंबर 1803 में हुई जरूर थी, बट होलकर कंटिन्यूड अ गुरिल्ला वॉर विच कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 2 years और आखिरकार ब्रिटिश को फाइनली उसके साथ एक ट्रीटी करनी पड़ी, पर इसमें वो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी उसके ऊपर इंपोज नहीं कर पाए। ये थी ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। और यहां पर चंबल और बुंदेलखंड के जो आसपास के इलाके थे वो सब वापस मिल गए किसको? यशवंतराव होलकर को, क्योंकि उसने अंग्रेजों को 2 साल तक बहुत छकाया था अपनी जो नीति थी गुरिल्ला वॉरफेयर की उससे। और साथ ही मेवाड़ और मालवा के जो रीजन्स थे, सॉरी मैंने एक्चुअली उल्टा बोल दिया, चंबल और बुंदेलखंड के रीजन्स उन्हें अंग्रेजों को देने पड़े और मालवा और मेवाड़ के रीजन्स उसे वापस अपने पास रख लेने दिए गए, मतलब वो उसे वापस दे दिया अंग्रेजों ने। और यहां पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई, ठीक है। तो दिस वाज द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर सबसे आखिर में स्टार्ट हुई 1817-1818, लेकिन इस समय तक मोस्ट ऑफ द मराठा लीडर्स वर मेड डिपेंडेंट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ज्यादातर मराठा लीडर्स को अपने अंडर ट्रीटीज करने के लिए कन्विंस कर दिया था। और अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले यहां पर होता क्या है कि एक्चुअली एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पूना। ट्रीटी ऑफ पूना
आपको याद होगा 1802 में बाजीराव पेशवा सेकंड डिड अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ बसीन। अगर आप फर्स्ट वॉर के पहले देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ सूरत, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से पहले, जिसकी वजह से ब्रिटिश वर इन्वॉल्व्ड इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ मराठा। उसके बाद ब्रिटिश स्टेट आउट ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ मराठा आफ्टर द वॉर गॉट ओवर। 1782 से 1802 तक मराठाओं को बिल्कुल परेशान नहीं किया अंग्रेजों ने, ना उनके किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए। रीजन था तब तक मैसूर के अगेंस्ट उन्हें मराठास को एक वेपन की तरह यूज करना था। बट जैसे ही 1799 में मैसूर गॉट एलिमिनेटेड, अब बारी फिर से मराठाओं की थी। 1802 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बैटल ऑफ पूना लड़ी गई और जिसमें पेशवा की हार हुई। उसमें मौका देख के ब्रिटिश गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट और वहां पे उन्होंने ट्रीटी की पेशवा के साथ, वो थी जो थी ट्रीटी ऑफ बसीन। वो एक सब्सिडरी लाइंस ट्रीटी थी, लेकिन उसी ट्रीटी को आगे रिवाइज किया गया 1 जून 1817 को। और इस ट्रीटी के तहत बाजीराव पेशवा सेकंड, उनसे काफी सारी जो उनकी टेरिटरीज थी वो अंग्रेजों ने फोर्सफुली छीन ली। बाजीराव, अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, मेन प्रोविजन देखते हैं ट्रीटी ऑफ पूना के, जो जून 1817 में हुई थी, जो वॉर का एक बड़ा रीजन थी। बाजीराव टू को यहां पर कोंकण के रीजन्स जो थे वो अंग्रेजों को सौंपने पड़ गए थे। ठीक है, एक टेरिटोरियल लॉस हुआ फिर इस ट्रीटी के बाद किसको, पेशवा को। और एडमिनिस्ट्रेशन में पेशवा को ज्यादा बड़ा रोल देना पड़ा अंग्रेजों को, और बहुत सारी टेरिटरीज पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अंग्रेज करने लगे। पेशवा को अपनी आर्मी को पूरे तरीके से डिसबैंड करना पड़ा, जिससे उनकी जो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी थी वो भी कम हो गई। तो ये हुई थी ट्रीटी ऑफ पूना। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ पूना फिर से रीजन बनी किसका, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। बट इसमें आगे एक और ट्रीटी भी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर कहते हैं, जो 5 नवंबर 1817 को। अभी तक पेशवा वाज फोर्स्ड, बट बाकी के मराठा सरदारों पर उस तरीके से कोई जबरदस्ती की नहीं गई थी। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था कि नॉर्थ इंडिया में पिंडारीज मौजूद थे। पिंडारी मिलिशियाज थे, ट्राइबल मिलिशिया, तो हमेशा लड़ने का काम करते थे। एक तरीके से जब भी मराठा शुरू में जब पावरफुल हुए थे, तो मराठा फौज जब भी कहीं हमले के लिए जाती थी तो उनके साथ हमेशा उनकी सपोर्ट के लिए रहते थे पिंडारी, जो ट्राइबल लोग थे। और पिंडारी हेरिडिटरी सर्वेंट बन गए थे मराठाओं के। जब भी मराठा कहीं हमला करने जाते तो वो उनके साथ के लिए जाते, और जो भी लूट होता उसमें से 1/4, जिसे पाल पट्टी कहते थे, वो मिलता था किसको, मराठास को। अब हुआ क्या कि ट्रीटी ऑफ ग्वालियर ये कैसे हुई, इसके मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। क्योंकि गंगा और यमुना नदी के बीच के इलाके जहां पर पिंडारी ट्राइब रहता था, उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने आफ्टर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सिंधिया राजा जो ग्वालियर में प्लेस थे नॉर्थ इंडिया में, उनको देनी पड़ गई थी टेरिटरीज अंग्रेजों को। वहां पर पिंडारी भी थे। पिंडारी से अंग्रेजों ने टैक्सेस मांगे तो पिंडारीज ने रिवोल्ट किया। पिंडारीज भागते हुए सिंधिया रूलर्स के पास आ गए ग्वालियर, और दे आस्क्ड फॉर हेल्प। सिंधियाज ने उनको मदद के लिए प्रॉमिस भी कर दिया, बट ब्रिटिश ने फिर इंटरवीन किया। ब्रिटिश ने सीधा जो है वो एक ग्वालियर में जाकर ट्रीटी कर ली, किसके साथ, सिंधिया रूलर्स के साथ। 5 नवंबर 1800 दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू द मैटर ऑफ पिंडारीज। जब ब्रिटिश पिंडारीज से को जो है उनके रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करेंगे तो नेवर सिंधियाज विल एसोसिएट देमसेल्व्स विद पिंडारीज, और पिंडारीज की कोई मदद नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब इस ट्रीटी के प्रोविजन देख लो। पहला, सिंधिया को राजस्थान के कुछ इलाके और मालवा के इलाकों पर से कंट्रोल छोड़ना पड़ा, और वो सब आ गया किसके पास, वो अंग्रेजों के पास। और फॉरेन पॉलिसी में अब एक चीज हो गई थी कि जो बहुत हद तक ग्वालियर स्टेट वाज बिकम डिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश वर डिसाइडिंग देयर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो इस मतलब ये हुआ कि हम आपकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करेंगे। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर के जो रूलर थे उनको कन्विंस कर दिया, दौलत राव सिंधिया को। और
मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जो है वो दौलत राव सिंधिया को कम करनी होगी और एक छोटी सी फौज रहेगी ब्रिटिश आर्मी की सुपरविजन में। और पिंडारी बेसिकली पिंडारी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे दौलत राव सिंधिया एंड सिंधिया फैमिली, एंड जब ब्रिटिश उनके रिवोल्ट को अगर दबाएंगे तो दे विल नेवर बी हेल्प्ड बाय सिंधियास। तो इसके लिए भी उन्हें जो है वो जबरदस्ती इस ट्रीटी में कन्विंस कर लिया गया। इस ट्रीटी को बिल्कुल साइन नहीं करना चाहते थे सिंधियास, बट दे वर फोर्स्ड टू डू सो। आफ्टर दिस, जब ये जबरदस्ती उनके साथ की गई, पिंडारी इशू पर ग्वालियर में सिंधिया के साथ ट्रीटी की गई, बाद में पिंडारियों पर अंग्रेजों ने एक भयंकर अटैक किया एंड दे वर बैडली क्रश्ड। इससे पेशवा तक यह मैसेज पहुंचा कि मराठाओं के साथ बहुत जबरदस्ती की जा रही है ब्रिटिश के द्वारा। पेशवा देन ट्राइड टू यूनाइट मराठा चीफ्स टू लॉन्च एन ऑफेंसिव। तब उसने सारे मराठा सरदारों को अपनी तरफ करने की कोशिश की पेशवा ने, और पेशवा अब यहां पे एक मौका भी ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश के शिकंजे से, ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे से बचा जाए। पेशवा ने सभी मराठा सरदारों को मैसेजेस भेजे कि अब रिवोल्ट का समय और अब हम ब्रिटिश की ये जो जबरदस्ती उन्होंने हमारे ऊपर एक एक करके जो पॉलिसीज इंपोज किए हैं और जो रूल्स रेगुलेशन इंपोज किए, अब हम उनको नहीं मानेंगे। पेशवा ने पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, जो एक फौज उन्होंने रखवाई थी ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर के नेतृत्व में, उस पर हमला कर दिया। सेम वॉज डन इन नागपुर बाय अप्पा साहिब, एंड यशवंतराव होलकर ने फुल फ्लेज्ड वॉर की भी प्रिपरेशन कर ली थी। तो ऑल दीज रूलर्स ये जो डिसाइड कर चुके थे टू अटैक ब्रिटिश। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड, यहां पे देख लो। पेशवा वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ खिड़की, भोसले वॉज डिफीटेड एट बैटल ऑफ सीताबुल्दी एंड होलकर एट द बैटल ऑफ माहिदपुर। तीनों एक एक लड़ाई हारते। इसके बाद जब पेशवा खिड़की की लड़ाई में हार गए थे, उसके बाद उनको जो है आप ये कह लीजिए कि वो फिर भी उन्होंने जो है ये कोशिश की कि वो और ज्यादा जो है वो रेजिस्ट करेंगे। अभी उन्होंने फिर से लड़ाई शुरू की। फिर उन्होंने 2 लड़ाइयां लड़ी, कोरेगांव और अस्टी की बैटल्स, पर दोनों ही लड़ाइयों में वो हार गए। फाइनली आफ्टर दीज लॉसेस एंड एंड ऑफ थर्ड मराठा वॉर, बाजीराव पेशवा जो थे, बाजीराव पेशवा सेकंड, उनसे मराठा टेरिटरीज छीन ली अंग्रेजों ने और उनको पेंशन देके उन्हें कानपुर के नजदीक बिठूर भेज दिया गया। एंड दैट्स हाउ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड। इस तरीके से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई। दूसरी तरफ होलकर एज ही वाज डिफीटेड इन माहिदपुर, तो उनके साथ एक ट्रीटी ऑफ मैंडसौर की गई, क्योंकि आपको याद होगा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवा के साथ एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ बसीन, जो रिवाइज हुई 1817 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ आगे पूना करके। उसके अलावा जो सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी हुई थी और देवगांव की ट्रीटीज हुई थी, उससे भोसले और सिंधिया वर आल्सो मेड सब्सिडरी अलायंस पार्टनर्स ऑफ ब्रिटिश, बट सिर्फ होलकर ही थे जिन्होंने कोई सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया था। अब होलकर के साथ एक फाइनल ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंडसौर 1818 में, और इसमें प्रोविजन रखे गए कि होलकर को राजस्थान और मालवा के रीजन्स जिन पर वो भी क्लेम करते थे, सिंधिया भी, उनसे अपना क्लेम छोड़ना होगा। होलकर को जो है वो ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी भी एक्सेप्ट करनी पड़ी और अपने यहां पर एक फौज रखवानी पड़ी। होलकर को अपनी मिलिट्री को भी कम करना होगा, ये सबके साथ शर्त रखी जाती थी सब्सिडरी अलायंस में, और ब्रिटिश पैरामाउंट्सी भी उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी। और इस तरीके से मैंडसौर की ट्रीटी से फाइनली ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी वो खत्म हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कुछ जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर्स, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, कि भाई क्या जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई इन वॉर से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एंग्लो मराठा वॉर से, और क्या इंपैक्ट रहे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या थे, वो सब हम जानेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। और फिर हम आगे बढ़ेंगे फर्दर मोर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पे,
और उसके बाद फिर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम ये जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर मराठास था उसकी सिग्निफिकेंसेस को डिस्कस करेंगे और इंपैक्ट जो रहा उनका, जिसकी वजह से ब्रिटिश वर एबल टू फोर्स देयर हेजेमनी ऑन इंडियन रूलर्स, तो वो हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।